हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोग्राफी रिव्यू करेंगे साइरस द ग्रेट की। साइरस द ग्रेट जो कि प्राचीन फारसी साम्राज्य जिसे अकैमनिड एम्पायर भी कहा जाता है उसके संस्थापक थे और इनकी गिनती दुनिया के सबसे महानतम सम्राटों में की जाती है। ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है ये आपको समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि इनका जो साम्राज्य था एंशियंट पर्शियन एम्पायर, जिसके ऊपर अकैमनिड डायनेस्टी जो कि इनकी डायनेस्टी थी उसने रूल किया, उसका साम्राज्य विस्तार कहां तक फैला हुआ था। इधर आप देखेंगे कि भारत के साथ इनकी सीमाएं लगती थी। जो इंडस रिवर थी वो भारत और पर्शियन एम्पायर के बीच की एक सीमा थी, बाउंड्री थी। इधर इनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इधर आप देखते हैं कि आज का जो ईरान है उससे होते हुए आप टर्की तक पहुंचेंगे, टर्की वाला हिस्सा भी इनके कंट्रोल में था। इवन ग्रीक स्टेट्स तक ये साम्राज्य जो है फैला हुआ था। ग्रीक्स के साथ इनकी सीमाएं लगती थी, ग्रीक्स के साथ इनकी कई लड़ाइयां भी हुई है। इधर आप देखेंगे तो अफ्रीका तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो 3 महाद्वीपों तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, मेनली एशिया, कुछ हिस्सा अफ्रीका और कुछ हिस्सा यूरोप में भी था। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? साइरस द ग्रेट को, जिसकी स्थापना इन्होंने 550 ईसा पूर्व में कर दी थी। और ये जो मैप आप देख पा रहे हैं ये है 500 बीसी का, 500 बीसी का है। तो जो ये साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया, ये उस दौर तक का स्थापित किया गया दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इससे पहले इतना बड़ा साम्राज्य कभी भी किसी ने नहीं देखा था। तो ये एक अपने आप में इनफ रीजन है इस साम्राज्य के संस्थापक के पॉपुलर होने का। लेकिन इसके बावजूद भी साइरस द ग्रेट इसलिए नहीं जाने जाते कि इन्होंने दुनिया का उस दौर का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि अपने आचरण के लिए, अपनी उदार पॉलिसीज की वजह से इनका नाम जाना जाता है और एक महान सम्राट के रूप में लोग इनको याद करते हैं। महान सम्राट कौन होता है? वो नहीं होता जो इन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया हो। ऐसे तो मंगोलों ने भी बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, दुनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित उन्होंने कर दिया था। लेकिन ये अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी जनता से जिस तरीके का इनका लगाव था, जिस तरीके से अपनी जनता के लिए सोचते थे और जनता जितना प्यार इनसे करती थी उसके लिए जाने जाते हैं। इवन इनके जो दुश्मन हैं उनके प्रति भी इनका रवैया जो था वो बहुत उदार हुआ करता था। इसीलिए लोग इनको कॉन्करर नहीं बल्कि लिबरेटर के रूप में जानते थे और बहुत सारे टाइटल दिए, भगवान के तुल्य इनको माना बहुत सारे लोगों ने। तो इस तरीके के रूलर थे। और आज हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के लिए एक तरह से आंदोलन चलते हैं, मूवमेंट चलते हैं। और ये आंदोलन आप जानते हैं बहुत पुराने नहीं हैं। 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा बात होने लग गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन इस दौर में होने लग गई। लेकिन ये पर्शियन रूलर साइरस द ग्रेट, इन्होंने क्या किया? 540 बीसी के अराउंड या 550 से 530 के बीच में जब इन्होंने रूल किया, उस दौर में इन्होंने ह्यूमन राइट चार्टर लेके आ गए थे। ह्यूमन राइट चार्टर की अपने लोगों के लिए बेसिक राइट्स जो है वो सुनिश्चित हो। तो इस तरीके का रूलर होना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इनकी पहचान है। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और इनका जो साम्राज्य है, फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरीके का समाज था यहाँ पे, किस तरीके का रिलीजन था, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इतने बड़े साम्राज्य का क्या इतिहास रहा है, जो कि उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इसका राइज कैसे हुआ, इसका फॉल कैसे हुआ, ये तमाम चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। तो साइरस द ग्रेट, जो साइरस टू थी, ये साइरस टू थे क्योंकि इनसे पहले एक साइरस और हो चुके हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम भी साइरस था, उनके नाम पर ही इन्होंने भी आगे शासन करना शुरू किया था, तो साइरस नाम रख लिया था और साइरस द ग्रेट इनको कहा जाने लगा। इनका जन्म और इनकी मृत्यु का जो समय है वो था 600 बीसी से लेकर 530 बीसी के बीच में, यानी 600 बीसी के अराउंड इनका जन्म हुआ और 530 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। ये अकैमनिड एम्पायर के सम्राट, उनके संस्थापक थे और ये पहला पर्शियन एम्पायर था। इन्होंने जो यूनाइट करके बनाया था इस साम्राज्य को, जिसमें 2 ओरिजिनल ईरानियन ट्राइब जो थी, मैदीज और पर्शियंस, इनको यूनाइट करके इस साम्राज्य की नींव रखी थी ताकि ये साम्राज्य जो है यूनाइट हो सके, वो आपस में लड़े ना और साम्राज्य उसके बाद इनके वंशजों ने चलाया। ये एक बड़े महान कॉन्करर देखे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत साम्राज्य विस्तार किया, तो जो पड़ोसी राजा थे उनको तो हराया ही था ऑब्वियसली। लेकिन ये अपने आप को लिबरेटर कहते थे और इवन जिन साम्राज्यों को इन्होंने हराया उनकी जनता भी इनको लिबरेटर मानती थी, क्योंकि वो अपने तानाशाही रवैये के शासकों से परेशान थी और वो मानते थे कि साइरस अगर हमारे ऊपर अटैक करके हमारे राजा को हरा दे और हम
जो है साइरस की क्षेत्र में आ जाएं, अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी टॉलरेंस की वजह से, अपने मैग्निमस एटीट्यूड की वजह से, जिस तरीके के इन्होंने शासन को फैलाया उस तरह से। तो देखिए ये कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने कैसे बनाया। पर्शियन एम्पायर साइरस द ग्रेट के समय पे कैसे बना। 559 में तकरीबन इन्होंने साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी, और 550 में इन्होंने मेदिया वाला जो क्षेत्र है जब इसको जीत लिया था, उसके बाद एक तरह से पर्शियन एम्पायर की पूरी तरह से स्थापना हो चुकी थी। तो 559 से 530 के बीच में शासन किया, तकरीबन 30 साल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे कैसे साम्राज्य विस्तार किया। 550 के आसपास मीडिया को जीत लिया, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है 559 में यहाँ पे शुरुआत करी थी, फिर 550 में मीडिया को जीत लिया, उसके बाद ये लेदिया को जीत लिया। लेडिया वाला जो क्षेत्र है, जो कि आज के समय आप देखें तो टर्की में आता है, इसको जीत लिया। बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। बेबीलोन को इन्होंने 539 में जीत लिया था। उसके अलावा इजिप्ट को इन्होंने 525 में जीता गया था, इनके बेटे ने जीता था, कैम्बिसिस ने उन्होंने जीता था इसको आगे चल के। और उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसकी तरफ इन्होंने जीतते चले गए। तो बहुत बड़ा साम्राज्य इनका बना। इनके बड़े बड़े सम्राटों के नाम आपने सुना होगा। जर्क्सिस का नाम आपने 300 मूवी में सुना होगा। उनकी भी मैं बायोग्राफी करूंगा, जिनको एक विलेन के तौर पे प्रेजेंट किया गया ग्रीक हिस्टोरियंस ने, और उसके ऊपर 300 मूवी बन गई, वो सब चीजें हुई। लेकिन वो कोई विलेन नहीं थे, वो तो ग्रीक लोगों का अपना वर्जन था, उनकी पर्सनैलिटी को दिखाने का और अपने लोगों को उनके खिलाफ करने का, और ये दिखाने का कि वो ग्रीक्स के दुश्मन हैं, तो वो एक विलेन है और वो बहुत ही खराब व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा न साइरस के प्रति था। साइरस के समय पे तो चलिए ग्रीक्स के साथ लड़ाइयां नहीं हुई थी, बाद में होनी शुरू हुई थी। तो ये साइरस का और पर्शियन एम्पायर जो था वो इस तरह से स्थापित हुआ। आप थोड़ी चीजें समझ गए होंगे। अब चीजें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्लियर होती जाएंगी, और पर्शियन एम्पायर को आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको एकदम ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो जो पर्शियन थे और अकैमेनिड, आप जिनके जो आगे शासन में आए, ईरानियन जो थे, इनको आप कहते थे उस दौर में क्या था कि ये ईरानियन कहलाते थे। ईरान नाम बाद में पड़ा, हालांकि इस जगह का पहले पर्शिया ही नाम था। लेकिन ये माइग्रेटरी ग्रुप जो थे, जो साउदर्न रशिया से, सेंट्रल यूरोप से ईरान के पास आए थे, इस इधर से रास्ते थे, स्टेपिड से होते हुए ईरान तक आए थे। ये लोग तकरीबन 1000 बीसी में यहाँ पे आए थे, ईरानियन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आए, इनको ईरानियन कहा जाने लगा। और फिर इन्होंने कई सारी ट्राइबल सोसाइटी को फॉर्म कर लिया। ट्राइब्स में रहते थे लोग, ट्राइबल थे उस समय। पहले तो नोमेडिक थे, फिर ट्राइबल सोसाइटी बनी, फिर एक जगह सेटल डाउन होने लग गए। तो यहाँ की कई सारी नोमेडिक ट्राइब्स बन गई, जो कि एक्सपैंड करती गई। एक जगह से नोमेडिक ट्राइब होती है, क्या करती है, एक जगह रहती है, फिर दूसरी जगह चली जाती है, तीसरी जगह चली जाती है, अपने अपने रीजन से एग्रीकल्चर वगैरह करने लग जाते हैं, बाद में तो सेटल होने लग जाते हैं। पहले नोमेडिक थे, बाद में सेटल होने लग गए। तो ईरान वाले क्षेत्र में, पर्शिया वाले क्षेत्र में बहुत सारी ट्राइब्स बन गई। इनमें से कुछ ट्राइब्स को यहाँ पे यूनाइट करके 550 बीसी में तकरीबन साइरस द ग्रेट ने पर्शियंस को के जो लीडर थे, पर्शियंस के लीडर थे साइरस, इन्होंने मेडीज वाला जो क्षेत्र है उसको जीत लिया, उसको कॉन्कर करा, जीत लिया। और उसके बाद ईरानियन लोगों को एक साथ इन्होंने एकजुट कर लिया। ठीक है, पर्शियन और ये जो लोग थे इनको एक साथ कर लिया, और साइरस द ग्रेट इनके लीडर बन गए। इसके बाद ये पहले पर्शियन एम्पायर के लीडर बनते हैं, अकैमेनिड एम्पायर को स्थापना करते हैं, और वो एम्पायर आगे चल के बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो इस तरह से इस साम्राज्य की शुरुआत होती है। पुराने सारे जो सिविलाइजेशन थे इसके आसपास के ईस्ट में, और इसके आसपास के वेस्ट के हिस्सों में, वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में, इन सभी को इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में कंट्रोल करके, कॉन्कर करके अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार है वो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ कि मेडिटेरियन सी से होता हुआ कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक इनका साम्राज्य था, जो इनकी तलवार की नोक से स्थापित हुआ था। तो आप देख पा रहे हैं कि मेडिटेरियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में था। ठीक है, उसके अलावा इधर ब्लैक सी है, इधर आप देखते हैं कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी पे भी इनका प्रभाव था। इधर आप पर्शियन गल्फ देख पा रहे हैं। तो ये तमाम जो क्षेत्र है ये कब कब जीते, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और इनके जो डिसेंडेंट्स हुए, इनके जो वंशज हुए, उनके समय पे साम्राज्य और भी विस्तारित हो गया और बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा साम्राज्य इनके समय पे बन चुका था। 500 बीसी के अराउंड ये साम्राज्य अपने जेनिथ पे था, अपने पीक पे था। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें साइरस द ग्रेट की, उनकी पर्सनल लाइफ की, उनकी फैमिली की, कहाँ जन्म हुआ, पिता कौन थे, मदर कौन थी, किसके साथ शादी हुई, कौन बच्चे थे, ये तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो इनके पिता जो हैं उनका नाम था कैम्बिसिस वन। कैम्बिसिस वन क्योंकि आगे चल के इनके बेटे का नाम भी कैम्बिसिस हुआ। तो कैम्बिसिस वन जो है वो इनके पिता थे, जो किंग ऑफ अशान थे। एक छोटा सा क्षेत्र था उसके ये शासक थे। सॉरी। इनकी जो मदर थी उनका नाम था मेंडेन। मेंडेन जो थी वो डॉटर ऑफ एसेलगे, एसेलगे की बेटी थी, जो कि मीडिया के राजा की बेटी थी बेसिकली। तो इनके पिता भी एक रॉयल परिवार से आते थे, एक राजा थे वो बेसिकली, और इनकी मदर जो थी वो एक राजा की बेटी थी। और उनकी शादी हुई, उनके बाद इनका जन्म होता है, साइरस टू का जन्म होता है। तो ये नाम था इनका साइरस। हालांकि बचपन में इनका नाम नहीं था, जो ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो हैं उनके हिसाब से इनका नाम एग्राडेट्स था। एग्राडेट्स इनका नाम रखा था इनके पेरेंट्स ने, लेकिन बाद में क्योंकि इनकी परिवार जुड़ने लग गया और सब चीजें हुई, तो आगे चल के इनके दादाजी के नाम पे इन्होंने अपना नाम जो है वो रख लिया, कि साइरस इनके ग्रैंडफादर थे, तो उनके नाम पे इन्होंने कहा कि इन्होंने वो नाम जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था, और कि साइरस के नाम से ये शासन करेंगे। तो शासन करने के समय कई लोग जो है वो अपना नाम बदल लेते हैं, नाम बदल के शासन करते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है एग्राडेट्स ने अपना नाम बदल के साइरस रख लिया था, और साइरस द ग्रेट के नाम से इन्होंने रूल किया। ग्रेट तो बाद में एक टाइटल मिल गया इनको, तो नाम साइरस के नाम से इन्होंने रूल किया। उसके बाद इस तरह से इनके चीजें चलती रही। इनके पिता और इनके दादा की मैं आपको बता चुका हूं कि वो छोटे शासक थे, और इन्होंने बाद में मीडिया को क्षेत्र को जीतने के बाद, जब मीडिया को जीत लिया मेनली 550 में, तो उस समय से अकमेनिड साम्राज्य की एक तरह से नींव रखी गई। वैसे शासन तो ये कर रहे थे 559 से ही, पहले से ही कर रहे थे इनके पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन वो छोटा क्षेत्र था। 550 में एक तरह से साम्राज्य बनना शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने शादी करी। इनकी जो शादी हुई वो हुई कैसाडेन से। कैसाडेन जो है वो एक अकेमिडियन थी, और ये डॉटर ऑफ फारेंस्पीस थी, एक व्यक्ति थे, उनकी बेटी थी, एक शासक थे वो भी। और इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे इनके अपनी वाइफ के साथ, बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से, इनके बहुत अच्छे संबंध थे। उसके अच्छी खासी उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि बाद में जब ये बीमार हो गई थी, बीमार होने की वजह से जब ये इनकी मृत्यु होने लग गई थी, कैसाडेन की मृत्यु जब हो गई थी, तो उसके लिए इन्होंने 7 दिन का एक तरह से पब्लिक मॉर्निंग रखी थी। एक क्या बोलते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक रखते हैं, वो शोक रखा था। बेबीलोन में 6 दिन तक शोक रखा गया था, बेबीलोनिया वाले क्षेत्र में लोगों ने भी रखा था, और सब लोग उनके क्योंकि साइरस को पसंद करते थे, और साइरस की वाइफ की डेथ होने की वजह से लोगों ने एक तरह से शोक रखा था पूरे साम्राज्य के अंदर। तो ये सब चीजें यहाँ पे चली। उसके बाद इनके जो बच्चे थे वो देखिए, उनके 2 बेटे थे साइरस के। एक तो थे कैम्बिसिस टू, मतलब इनके पिता का नाम भी कैम्बिसिस था, तो इनके बेटे का नाम इन्होंने कैम्बिसिस रख लिया, मतलब दादा के नाम पे नाम रख लिया। पहले इन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर के नाम पे अपना नाम रखा, और अपने बेटे का नाम भी अपने पिता के नाम पे रख दिया। तो कैम्बिसिस टू और एक बैरडिया दोस्त थे, इन्होंने आगे चल के रूल भी किया है। 3 बेटियां थी उनकी, अटोसा, एर्टिस्टोन और रोक्सन। अटोस्टा के बेटे थे आगे चल के जो जक्सिस आए हैं। जक्सिस की जब बात होती है, जो 300 मूवी में विलेन के तौर पे दिखाई गई, वो अटोसा के बेटे थे। तो ये इनके 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियां थी उनकी, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जो एनाटोलिया का और ईरान का जो इन्वेजन किया था, उसकी वजह से ये पर्शिया के एक बड़े रूलर के तौर पे स्थापित हुए थे। इन्होंने शुरुआती समय पे ये जो एनाटोलिया, जो मॉडर्न डे टर्की वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर अटैक किए, और अटैक करने के बाद बहुत सारे ट्रेड रूट्स और बहुत सारे जो क्षेत्र है वो इनके कंट्रोल में आ गए, और कंट्रोल में आने की वजह से एक तरह से पर्शिया का जो साम्राज्य है उसका विस्तार होना शुरू हो गया। एनाटोलिया वाला क्षेत्र इनके कंट्रोल में आ गया। एनाटोलिया वाला कंट्रोल में आ गया। उसके बाद इन्होंने जो आसपास की जो नोमैडिक ट्राइब्स थी पर्शिया की, उनको जीता, उनको कॉन्कर किया, और ईस्टर्न सेक्शन जो है ईरान का, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ईस्टर्न सेक्शन में जो नोमैडिक ट्राइब्स रहती थी उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद विद द perimeters of his territory secure, the income from the trade routes that he now control in western Iran, Cyrus and his generals expand further and further into the land of neighboring Persia। जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, जो भी छोटे मोटे शासक रूल कर रहे थे, उन सभी को एक के बाद एक हरा के कॉन्कर करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जो है उसकी स्थापना कर दी उस दौर में। उसके अलावा द मैन ऑफ मर्सी के रूप में इनको क्यों जाना जाता है, क्योंकि दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्टर जो है उसको किसने पेश किया, किसने इशू किया, साइरस द ग्रेट ने। आज भी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लोग जो है संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं बहुत जगह ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, और लोग अपने बेसिक
फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए जूझते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे, जबकि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में आज के समय डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी है, फिर भी ऐसी हालत है। जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं बहुत सारे देश, वहां पे भी जो है सब लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते बहुत जगहों पे। लेकिन ये चीज उस दौर में मतलब उन्होंने दे दी थी, साइरस ने, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। तो एक डिस्कवरी हुई, एक खुदाई में एक कंटेनर मिला, सिलेंड्रिकल कंटेनर मिला था 1878 में जब बेबीलोन की खुदाई हुई। तो उस खुदाई से ये पता चलता है कि वहां पे एक जो सिलेंडर मिला, उस सिलेंडर को जब आप रीड करते हैं तो उसके ऊपर इनका जो ह्यूमन राइट चार्टर था वो मिलता है। आई एम खुरोस द ग्रेट। तो खुरोस द ग्रेट भी इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले आपको बताना भूल गया कि साइरस द ग्रेट ही खुरोस द ग्रेट है। इन्होंने सब कुछ बताया कि इन्होंने अनाउंस किया कि मैं सभी ट्रेडिशंस, कस्टम और रिलीजन की रेस्पेक्ट करता हूं। सभी लोग जो हैं मेरे साम्राज्य के, उनको कभी भी मेरी सरकार और मेरी जो मतलब गवर्नर्स हैं, मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे किसी भी तरीके का इंसल्ट नहीं महसूस कराया जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सभी देश के नागरिक एक जैसे बिहेव किए जाएंगे। मतलब एक तरीके का सेक्युलरिज्म है ये उस दौर में था। सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट होना, ये इनकी एक बहुत बड़ी पहचान थी। खुद रिलीजन इन आर्किमिडीज का क्या था? पारसी रिलीजन, यानी जोरोस्ट्रियन रिलीजन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारे देश में भी जोरोस्ट्रियंस रहते हैं, जो पारसी लोग हैं वो रहते हैं, और वो इनका रिलीजन था। आई विल इम्पोज माई मोनार्की ऑन नो नेशन। मैं किसी के ऊपर अपनी मोनार्की को इम्पोज नहीं करूंगा। मैं कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, इम्पोजर नहीं हूं, कॉन्करर नहीं हूं। ईच इज फ्री टू एक्सेप्ट इट एंड इफ एनी वन ऑफ देम रिजेक्ट इट आई विल नेवर रिजॉल्व ऑन वॉर टू रिजाइन। While I am the king, I will never let anyone oppress other. I will never let anyone take possession of movable and landable property of the others by force or without compensation. While I am alive, I will prevent unpaid forced labor. Today, I announce that everyone is free to choose a religion. No one could be penalized for his or own or his relative fault. ये बात इन्होंने कही कि किसी को भी किसी रिश्तेदार की वजह से, जिस किसी रिलेटिव ने कुछ क्राइम किया तो उसकी सजा उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलेगी। किसी की भी जमीन का पोजीशन या किसी भी जमीन या किसी भी तरीके के जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा आपके ऊपर तानाशाही नहीं करेगा, आपको दबाव में नहीं लाएगा, आपको फोर्स लेबर नहीं कराएगा, किसी तरीके की स्लेवरी नहीं होगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। कोई भी ये नहीं समझेगा कि उसके ऊपर किसी तरीके का एक तरह से दबाव है। सब लोग जो है मेरे देश के, वो सब लोग जो हैं वो फ्री हैं, उनकी फ्री विल का सम्मान किया जाएगा। कोई भी रिलीजन को वो एक्सेप्ट करें, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इन्होंने इस ह्यूमन राइट जो रिजोल्यूशन है ये कह दी थी। ये 2500 साल पहले ये सब आप देखते हैं, 2500 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। ये 550 ईसा पूर्व की बात है। बड़ी बात है कि इस तरीके का शासक उस दौर में हुआ। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब इन्होंने बेबीलोनिया को जीता तो बेबीलोनिया के बाद के जीतने के बाद इन्होंने पॉलिसी ऑफ कंसोलेशंस किया, यानी कि सुलह की नीति को इन्होंने अपनाया। ऐसा नहीं कि जाओ शासक को क्योंकि इतनी बड़ी सेना है तो शासन जो भी वहां पे रूल कर रहा है उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो साम्राज्य को, और शासन में जो वहां का जो राजा है उसको मार दो। ऐसा नहीं किया इन्होंने। वहां के शासकों की भी इन्होंने एक तरह से रेस्पेक्ट की कि हाँ तू मेरा विरोधी है, तेरे को बैटलफील्ड में मैंने हराया है, लेकिन उन शासकों के प्रति भी ये मर्सीफुल रहे, उनके साथ सुलह की बात करी, उनको कईयों को तो गवर्नर बना दिया अपने, उनको कोर्ट में उनको शामिल किया। ये सब चीजें यहाँ पे चीजें चल रही थी। तो वो अपने आप को एक कॉन्करर के तौर पे नहीं प्रेजेंट करना चाहते थे, एक लिबरेटर के तौर पे, एक लेजिटिमेट सक्सेसर के तौर पे वो पेश करना चाहते थे। उसमें वो कुछ हद तक, बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे। किंग ऑफ बेबीलोन का इन्होंने टाइटल लिया था जब बेबीलोनिया को इन्होंने जीता था। द किंग ऑफ लैंड के तौर पे भी इन्होंने टाइटल लिया था। उसके बाद आगे देखें तो हम, साइरस हैड नो थॉट ऑन फोर्सिंग कॉन्करर पीपल इनटू ए सिंगल मोल्ड। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने साम्राज्य के अंदर जिन जिन लोगों को सम्मिलित करूंगा, जिन जिन साम्राज्यों को मैं जीतूंगा, फतेह करूंगा, तो उसके ऊपर अपनी सारी चीजें थोपूंगा। जिस तरह से रिलीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ये चीजें उन्होंने कभी थोपी नहीं। उनके पास ये बुद्धि थी, ये विजडम थी कि उनको पता था कि लोगों के जो बिलीफ है,
वो किसी भी तरीके के हो, उनकी भाषा हो, ट्रेडिशन हो, रिचुअल्स हो, उनके रिलीजन हो, उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो जिस तरह से चल रहे हैं उनको चलने दो। राजनीति बदलती रहती है, लेकिन राजनीति मतलब किसी भी तरीके का शासन, तो वो राजनीति बदलती रहती है, लेकिन उनको परेशान नहीं करना है, तो उनको फ्री छोड़ो। जो भी लड़ाई होती है वो राजा की राजा के बीच में होती है, जनता को परेशान नहीं करना है, जनता को अपने हाल पे और अपने विल के ऊपर छोड़ देना है। ये बहुत कमाल की चीज थी, ये बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत बाद तक आप देखते हैं ये चीज, मेडाइवल पीरियड में भी थोपने की पद्धतियां चलती थी, थोपने के रवैये चलते थे राजाओं के, कि रिलीजियस वॉर होती थी, एक रिलीजन को प्रोसिक्यूट किया जाता था, ये सब चीजें होती थी। तकरीबन 539 बीसी में तकरीबन 40,000 जो पहले बेबीलोन छोड़ चुके थे उनको वापस कहा गया। बेबीलोन और जो पैलेस्टाइन वाला क्षेत्र छोड़ चुके थे, जो जूइश लोग वहां पे रहते थे, उनको वापस कहा कि आप वापस आ सकते हैं, अपनी जमीन पे, अपनी जगह पे रह सकते हैं। जिन लोगों ने भी आपको धार्मिक आधार पे परेशान किया, वो उनको अब नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जूइश लोगों का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हुआ है, सोचिए 20वीं शताब्दी तक हुआ है। तो ये तो वो दौर था जिसमें अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग रिलीजियस नीतियों की वजह से होते थे चीजें, तो ये चीजें थी। तो दिस स्टेप वाज द लाइन विद हिज पॉलिसी टू ब्रिंग पीस ऑफ मैनकाइंड। लोगों के बीच में एक पीस स्थापित करने का एक बहुत बड़ा इनका रवैया था, जिसकी वजह से लोग इनको बड़ा पसंद करते थे। इनको लॉ गिवर का टाइटल भी दिया, और जूस लोगों ने इनको अनॉइंटेड ऑफ द लॉर्ड का टाइटल दिया। अनॉइंटेड ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर के समतुल्य एक तरह से इन्होंने टाइटल दिया। इनको कहते थे कि वो तो एक भगवान की जैसा व्यक्ति है, इतना इतना सम्मान था इनका। A new wind of blowing from the east, carrying away the courage of humanity of dead, full murder victim। बहुत से जगहों पे ऐसी चीजें हो रही थी कि कई शासक जो है वो लड़ रहे थे, जनता को भी परेशान कर रहे थे, रिलीजियस भी टॉलरेंट नहीं थे, रिलीजन के नाम पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था। लेकिन उस दौर में एक ऐसे शासक का होना बहुत बड़ी बात थी। कई जगह स्लेवरी वगैरह चल रही थी, ये सब नहीं करते थे। इनका एक फेमस कोट है, क्या कहा था? यू कैन नॉट बी बरीड इन द ऑब्सक्यूरिटी। आपको अंधकार के अंदर दफनाया नहीं जा सकता। यू आर एक्सपोज्ड अपॉन ए ग्रैंड थिएटर टू द व्यू ऑफ द वर्ल्ड। इफ योर एक्शंस आर अपराइट, बेनेवोलेंट, बी अश्योर्ड दे विल बी ऑगमेंट योर पावर एंड हैप्पीनेस। एक शासक के तौर पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको समझिए आप, कि कोई भी शासन करता है तो लोग उसके शासनकाल को देखते हैं, उसकी नीतियों को देखते हैं, और वो छिप नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब उसको अंधकार में दफनाया नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि वो बच नहीं सकता अपने कर्मों की वजह से। लोग उसको जज करेंगे ही, समझेंगे ही कि उसने किस तरीके का काम किया। अगर कोई व्यक्ति सही रहेगा, अपराइट रहेगा, बेनेवोलेंट रहेगा, तो ये बात अश्योर्ड है कि लोग उसकी ताकत को बढ़ाएंगे ही, उसका सम्मान ही करेंगे, उसको एक्सेप्ट ही करेंगे, उसकी पावर और उसकी खुशियों में इजाफा करेंगे। तो ये साइरस द ग्रेट ने कहा कि जनता आपको पसंद तभी करेगी जब आपके एक्शन सही हैं। तो इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। तो ये सही है, ये हर दौर में लागू होती है, तब भी और अभी भी लागू होती है। In addition to his fair treatment of conquered people, Cyrus also helped establish one of the most efficient government bureaucracy। बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेसी इन्होंने स्थापित करी थी उस जमाने के हिसाब से। इन्होंने छत्रप्स स्थापित किए, छत्रप्स अपॉइंट किए। छत्रप मतलब गवर्नर्स एक तरह से, जिनके पास उनकी टेरिटरी हुआ करती थी, उनको ऑटोनॉमी मिली होती थी, और उनका काम छत्रप्स का ये था कि वो रेगुलरली साइरस को रिपोर्ट करते रहें और उस क्षेत्र के अंदर वो सारी पॉलिसियां लागू करें जो कि साइरस की डायरेक्शंस में बनी होती थी। उसके अलावा डेथ और लेगेसी की बात कर लेते हैं। 530 बीसी में एक बैटलफील्ड में इनकी मृत्यु हुई, और इनका जो है टॉम जो है वो कैपिटल सिटी पैरासग्रेड में बना। पैरासग्रेड जो शुरुआत से ही वहीं पे शासन करते थे, वहीं पे इनकी राजधानी थी। और उसके बाद इन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया था वो इनकी लेगेसी है, बहुत बड़ी लेगेसी है। टर्की से ओमान तक इनका साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने कहा। भारत से ग्रीस तक इनका साम्राज्य स्थापित रहा। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उस दौर तक बनाया गया था ये। बाद में इनके बेटे कैम्ब्रिसेस सेकंड ने अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू किया और साम्राज्य का विस्तार किया। इजिप्ट में उन्होंने जीत हासिल करी और इजिप्ट वाला क्षेत्र पर्शिया के कंट्रोल में आया। और ये साम्राज्य जो है आने वाले समय में और भी शासकों के द्वारा विस्तारित किया गया और इसके ऊपर रूल किया गया। फाइनली 330 बीसी में तकरीबन आप देखते हैं कि 200 साल से 220-30 साल तक रूल करने के बाद इस साम्राज्य का अंत हुआ, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसे हम भारत में कहते हैं, उसने इस साम्राज्य को फाइनली कॉन्कर किया था 330 बीसी में। तब ये साम्राज्य का अंत होता है।
तो ये साम्राज्य का इतिहास तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साइरस की जो सबसे बड़ी लेगेसी है वो है इनका बेनवोलेंट रवैया, जिस तरह से इन्होंने शासन किया और दुश्मनों के साथ भी जो इस तरीके का व्यवहार इन्होंने रखा, जितना उदार रहे ये, जितने टॉलरेंट रहे अपनी रिलीजियस पॉलिसी या तमाम चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से इनको याद किया जाता है और एक महान रूलर के तौर पे जाना जाता है। एक और इनका कोट है, इससे हम अंत करते हैं वीडियो का। सक्सेस शुड ऑलवेज कॉल फॉर शोइंग ग्रेटर काइंडनेस, जेनोसिटी एंड जस्टिस। ओनली पीपल लॉस्ट इन द डार्कनेस ट्रीट इट एज द ओकेजन फॉर ग्रेट ग्रीड। तो सक्सेस को किस तरह से नापना चाहिए ये इन्होंने कह दिया। तो वो हमने बात शुरुआत में भी करी थी कि कोई शासक जो है वो इसलिए नहीं जाना चाहिए कि उसने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, वो कितना काइंड था, कितना जेनरस था, कितना जस्टिस को मानता था, अपने लोगों के प्रति न्याय की व्यवस्था उसने स्थापित करी थी, लोगों से कितना प्रेम था उसने, लोगों के लिए कितना उसने काम किया, डेवलपमेंट वर्क किए, इसके लिए उसको जाना चाहिए। तो यही बात इन्होंने कहा कि सक्सेस को इन चीज़ों से, इन कैरेक्टर से जाना चाहिए कि कोई कितना काइंड, जेनरस और जस्टिस को मानता है। ओनली पीपल लॉस्ट इन द डार्कनेस ट्रीट इट एज ओकेजन फॉर ग्रेट ग्रीड। तो ग्रेट ग्रीड के तौर पे जो डार्कनेस में, जो अंधकार में डूब गए लोग हैं, वही इसको क्या है, एक लालच का जरिया मानते हैं। अदरवाइज सक्सेस जो है वो इन्हीं चीज़ों से जानी चाहिए कि काइंड, जेनरसिटी और जस्टिस जो है वो व्यक्ति कितना है, कितना उस चीज़ को शो करना। तो मतलब जब कोई राजा है वो सक्सेसफुल हो गया तो उसका काम ये है कि वो अपने लोगों के प्रति उदार रहे, जस्टिस को स्थापित करे। ये ना करे कि अब तो मौका मिल गया, अब तो लालच, अब तो इसको ओकेजन ऑफ ग्रेट ग्रीड मान ले कि हाँ अब तो मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी अय्याशियां करूँ। ये नहीं करे। जो व्यक्ति एकदम अंधकार में डूब गया है, जिसको इस चीज़ की अकल नहीं है, वही ऐसा काम करेगा। तो ये बात इन्होंने को क्लियर थी। और पर्शियन थे ये, तो ये पर्शियन सिंबल है, आप जानते हैं, जोरास्ट्रियन रिलीजन में मैंने आपको पढ़ाया था। ये साइरस द ग्रेट की कहानी हुई, उनकी बायोग्राफी।